लेक्चर नंबर 20 जी। सबने टेस्ट दिया था ये बॉयज में से? बताएं जी, किसने टेस्ट नहीं दिया था? आज आपकी तबीयत ठीक है? जाओ टेस्ट दो जाके। हाँ भाई उठ जाओ, टेस्ट के बगैर क्लास में बैठने नहीं देना मैंने। आप सबने दिए टेस्ट? कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज ये दे ले जरा। हंसी मजाक के अलावा टेस्ट दिया करें। चलो ये तो हंसी मजाक की बातें हैं बेटा, आपका ही फायदा है, मेरा नहीं। पेपर आपने देना है, मैंने नहीं। फीस आपकी ज़ाया होगी, फीस भी आ जाएगी पैसे, टाइम वापस नहीं आना, टाइम नहीं आना वापस। आप अपने कैरियर में 6 माह, 1 नंबर का, ये भी हम नमाज पढ़ के आ रहे थे, 49 में और 50 में 1 नंबर का फ़र्क है। 50 नंबर 6 माह सेव कर देते हैं, 49 नंबर की पेनल्टी पूरे तकरीबन 4 साढ़े 4 माह 6 माह की है, और आप पीछे हो जाते हैं। ये बात आपने समझनी है, और अपनी ज़ात के साथ आप सीरियस होंगे तो अल्लाह की तरफ से भी आप पे मदद आएगी। बाकी जो बंदा अपने साथ सीरियस नहीं है तो फिर उसको उसके एफ़र्ट्स का रिवॉर्ड मिलता है। जब आपका पेपर होता है एफ़र्ट्स का ही रिवॉर्ड है, ठीक है। लास्ट मंथ में 18-18 घंटे की एफ़र्ट्स और पूरे सेशन में 3-3 घंटे की एफ़र्ट्स सेम नहीं हो सकती। चाहे घंटे आपने ज़्यादा लगा लिए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंट और रेगुलर एफर्ट हमारी फील्ड में चाहिए तो आप कामयाब हैं। चाहे एफएससी में या एफए में 3rd डिवीजनर ही क्यों ना हो, वो कई दफ़ा ज़्यादा कामयाब हो जाता है। और जो टॉपर होता है एफए का, एफएससी का, मैट्रिक का, वो बेचारा वो वही अप्रोच पे कर रहा होता है कि मैं तो 1 रात लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, कर लूँगा। नहीं, वो नहीं चलता, बाज चल जाए तो कभी लगता है। कई लोग हैं जिनको हम गाइड कर देते हैं, बेटा अब आपकी बीमार हो गए, कोई मसला हो गया, यार ये सिर्फ ये 6 टॉपिक और ये सेलेक्टेड सवाल करो पहले 15 दिनों में। जब वो कर लेते हैं 15 दिनों में, फिर हम उसे कहते हैं अच्छा अब ये 5-10 सवाल करो। इस तरह करवाओ, उससे सारा ही लेते हैं, लेकिन एरिया इंपॉर्टेंट था और उसको एतमाद देना मकसद होता है। जब वो कर आता है उसको पता चल जाता है यार कोई नहीं है, वही चीज़ें बार बार पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब पूरा सिलेबस देखते हैं वैसे ही बंदा घबरा जाता है। अच्छा, हमने आज नया टॉपिक शुरू करना है। कल मैं टेस्ट की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तो जो आज ये गए हैं टेस्ट देने के लिए, फिर ये कल आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट अपना लेके आइएगा। बेहतर तो ये होता है कि जब आप क्वेश्चन करें तो साथ उसको कैम स्कैनर से उसकी PDF बना लें आंसर शीट की, ताकि मैं कल तो मुझे जाना पड़ गया, मैं छोड़ के चला गया, अदरवाइज़ मैंने कल ही टैली कर देना था। तो ये जो भी टेस्ट आज मैं ज़रा ऑनलाइन वालों को भी खींच दूँ, वो टेस्ट दे देंगे। तो कल हम डिस्कशन टेस्ट से मुतल्लिका कर लेंगे। आपके सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, मैं टैली कर दूंगा, लेकिन आपके पास अपना सोल्यूशन नहीं होगा, ये मसला है। इसीलिए बेहतर है, नहीं बना सकते PDF तस्वीरें ले लो, क्लास में टैली करना आसान हो जाएगा मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा मेरे से क्या गलती हुई है, बस वो लर्निंग है। एक तो टेस्ट में टाइम प्रेशर से गुजरना, ये लर्निंग है। ये टाइम प्रेशर अभी नहीं देखोगे तो वहाँ पेपर में जाके, अभी ये बच्चे कह रहे थे सर जी बड़ा लेंथी टेस्ट है, मैंने उन्हें कहा ये पेपर में भी ऐसे ही होना है। यही फिक्र आपकी ज़बान पे होगा जब आप पेपर दे के निकलेंगे। आप ये याद कर ले, लिख ले कि ये लेंथी ही है, पेपर भी लेंथी है, सिलेबस भी लेंथी है। तो बस आपने अर्जेंसी में करना है, और इतनी अर्जेंसी में नहीं करना कि गलतियां बहुत ज़्यादा हों। एक रीज़नेबल सोल्यूशन विद बेहतर स्पीड आप करेंगे, और वो टेस्टों से ही होनी है। वैसे क्लास में तो वो आप सवाल आराम से कर रहे हैं, दोस्त को भी देख लिया, इधर भी देख लिया, व्हाट्सएप भी देख लिया। टेस्टों से टाइम रख के घर भी प्रैक्टिस किया करें कि यार ये सवाल है, मैंने पहली दफ़ा करने लगा हूँ, 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट में करूँगा, नहीं होगा पूरा, कोई नहीं, 18 मिनट तक कोशिश करें, उसके बाद फिर खुला टाइम रख के कर लें। करना मुकम्मल ही है, लेकिन कोशिश तो करें ना। 18 में क्या होगा, जहां 2 स्टेप हुए थे पहली दफा 18 मिनट में, अगली दफा शायद 2.25 हो जाए, उससे अगली दफा 2.5 से 3 स्टेप्स हो जाए। यही लर्निंग है, यही प्रैक्टिस है, और इसी फेज से गुजारे अपने आप को। वो नहीं गुजारेंगे तो जो गलतियां, जो जज्बातीपन, जो ब्लंडर आपके होने हैं, फिर वो खुदा ना खास्ता फाइनल पेपर में होंगे, उसका नुकसान आपको है बेटा, मुझे नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ, 1 नंबर 49 और 50 में फ़र्क है, लेकिन 6 माह का इम्पैक्ट आ जाता है, एक धब्बा भी लग जाता है। चलो हमारी फील्ड में फेलियर को बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि नेचुरल है। खुदा ना खास्ता बहुत अच्छी तैयारी थी, दिमाग ही नहीं चला उस वक्त, समझ नहीं आया सवाल, ये सारे मसाइल पाए जाते हैं। लेकिन एक वो बच्चा जिसने अपने ऊपर सब्जेक्ट को वज़न एकदम डाला है, उसके अंदर ये चांस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी
जिसने स्लो स्लो पॉइजनिंग के तहत वो असूल आहिस्ता आहिस्ता इसको कॉन्सेप्ट को ग्रिप किया, उसके ये चांस और ये रिस्क जो है ये थोड़ा कम है। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब टेस्ट होगा मैं साथ बताऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा। आते हैं जी, हमारा चैप्टर है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बहुत आसान चैप्टर है भी ज़रा इंटरेस्टिंग। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बस खामोश हो जाए बेटियों। नहीं, इसके कहाँ गए नोट्स? जी कल आएंगे, कल आप ले लीजिएगा फोटोकॉपियर से। अच्छा जी, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक में बेटा आपको करना क्या होगा, ये कोई दो मेथड्स हैं, एक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग और एक का नाम है मार्जिनल वेरिएबल को भी कहते हैं। मार्जिनल किसे कहते हैं? तो यहीं से चैप्टर का तयन हो गया। मार्जिनल मींस वेरिएबल। ये मार्जिनल की टर्म इकोनॉमिक्स में से आई है, जो चीज चेंज हो सके। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पूरा नाम या अदर नाम है फुल कॉस्टिंग। क्या नाम है? फुल कॉस्टिंग। अच्छा जी, इस टॉपिक में क्या होगा बच्चे, ये दो कॉस्टिंग है, एक मार्जिनल एक एब्जॉर्प्शन है। आपसे कहेगा इनकम स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ। क्या बनाओ? अब उसकी मर्जी है, जो मर्जी पहले मांगे। मैं वैसे पहले एब्जॉर्प्शन की बनाता हूँ, वो आपको इंट्रो में आती है बनानी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बनाओ, डाटा कॉमन होगा। डाटे को यूज करके पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो एक प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। फिर आप किससे बनाओ? वो कहेगा दोबारा बी पार्ट में कि जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोबारा उसी डाटे से बनाओ, लेकिन वो किस कॉस्टिंग से बनानी है, और ये भी एक प्रॉफिट आएगा। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि ये प्रॉफिट सेम आए। एक ही एक्सेप्शन है, बस एक एक्सेप्शन है जब ये सेम आते हैं, अदरवाइज ये प्रॉफिट सेम नहीं आएंगे, ये प्रॉफिट सेम नहीं आएंगे। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट और क्यों नहीं आएंगे वो पढ़ेंगे, अभी तो टॉपिक नहीं पढ़ा, अभी तो लिस्ट डाउन कर रहा हूं आना क्या इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर में वो आपको क्या मांगेगा? इनकम स्टेटमेंट बनाओ एब्जॉर्प्शन से, उसी सवाल की उसी डाटे की इनकम स्टेटमेंट किससे बनाओ। इधर भी एक प्रॉफिट आ गया, एक इधर भी आ गया, दोनों के प्रॉफिट सेम है तो सवाल खत्म। दोनों के प्रॉफिट सेम नहीं होंगे, मोस्टली सेम नहीं होंगे, तो वो कहेगा इनके प्रॉफिट को आपस में रिकंसाइल करो। क्या करो इनके प्रॉफिट्स को? तो रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, 2 नंबर की 1 नंबर की, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उससे हो जाता है ये रिकंसाइल। तो ये टॉपिक है, बस इतना सा कि अभी मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये वो एफओएच की तरह चैप्टर नहीं है। अब कॉस्ट में ना, क्योंकि एफओएच एक पहला चैप्टर है, आप एफओएच से सारा सेशन ही डरते रहते हैं बच्चे, क्योंकि वो पहला आपके लिए समझने टॉपिक है जिसमें हम प्रॉपरली कूदे थे। लेकिन अगले टॉपिक्स पे आके आपको लगना शुरू हो जाता है कि यार आसान है। जैसे एबीसी का टॉपिक में काम हमने एफओएच वाले किया है, लेकिन वो कई लोगों को कंपैरेटिवली आसान लगा। वो कहते हैं सर ये तो बड़ा आसान है, हालांकि एक्चुअली वो एफओएच ने आपको बेस दे दी हुई है, आपका माइंड बिल्ड कर दिया हुआ है, इसीलिए आसान लग रहा है। उसके बगैर में कराता है एफओएच के, फिर वो आपको मुश्किल लगना था। तो वो ये भी कनेक्टेड है उसके साथ ही, एफओएच के साथ ही कनेक्टेड है ये भी। तो आपने इनकम स्टेटमेंट, इसमें भी रेट होगा ओएआर। आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है पहले किस मेथड से, फिर किससे बनानी है? तकरीबन 11-12 नंबर का ये होगा, 1-2 नंबर की वो कहेगा इन दोनों के प्रॉफिट को क्या करो। कई दफ़ा वो मांग लेगा रिकंसिलेशन, लेकिन प्रॉफिट सेम होगा तो आपने एक लाइन लिख देनी है कि यहाँ प्रॉफिट क्योंकि सेम है तो रिकंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बस है, प्रॉफिट बनाना है। अब आप जितने भी सवाल करेंगे यही रिक्वायरमेंट मिलेगी, तो बच्चे दिमाग में बच्चे सेट हो जाते हैं, उस चैप्टर में कुछ नहीं है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आता हो तो हमने रकमें उठा उठा के इनकम स्टेटमेंट में क्या करनी है, जैसे इंट्रो में करते हैं, एफआर में करते हैं, और क्या करना है, क्या इतना को मुश्किल चीज़ होगी। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा, जो इंट्रो में आप करते हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है। ये कौन से बिजनेस, ये थोड़ी सी इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल वाला पोर्शन होता है ना, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल वो थोड़ी लंबी होती है, उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
एंड सोल्ड एक स्टेटमेंट होती है, वो बनानी पड़ती है। पता नहीं आपको आती है कि नहीं आती, मुझे नहीं पता। इंट्रो में है कि नहीं? इंट्रो में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, वो एक चैप्टर है पे, नहीं वो एंट्रीज का चैप्टर है। फिर स्टेटमेंट नहीं है ना, FR1 में होगी, नहीं है कोई नहीं, हम बनाते हैं ना भी हो गए। होती भी तो मैं समझता नहीं है, ये ज़हन में रखें, क्योंकि मुझे पता होता है गैप आने से या वहाँ है ही नहीं, वो कॉस्ट के चैप्टर ही नहीं है, इसीलिए मॉडर्न छोड़ भी देते हैं बच्चे तो कोई मसला नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट नहीं भी आती, वो भी वही होती है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर FOH जमा करो, ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको जो कॉस्ट ऑफ सेल आप पहले निकालते थे ना, अगर मैं आपसे पूछूं जी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, ट्रेडिंग की, हाँ जी बताओ भाई, ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? आपने बताना है, ये बच्चे ने जो थोड़ा रिलैक्स होके झूले ले रहा है जी। सेल यूनिट्स, हाँ अमाउंट ऑफ सेल या सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं बार बार कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलूंगा, पूरा लफ्ज वैसे वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन मैं उसको शॉर्ट क्या बोलूंगा, या CGS, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल कर दी लेस, फिर ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे ये बताओ, ये कॉस्ट ऑफ सेल जो निकली है ये कैसे निकलती है ट्रेडिंग बिजनेस में? ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हाँ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही थी, ये पाइन परचेज रिटर्न आ जाए, बोलना नहीं बाकियों ने। वो परचेज हर किस्म की नेट नोटू हो के कैरिज इनवर्ड ये वो टैक्सेस टुक्सेस सब उसी में दमा तफरी करके आ गई है। तो इनकम स्टेटमेंट क्या थी जी आपकी, जो आपने पढ़ी थी, अभी नहीं बनानी, सेल रेवेन्यू माइनस क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इधर कॉलम बना लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट, आगे लिख दे नेट। नेट का मतलब होता है बीच में अगर कोई डिस्काउंट है माइनस कर दो, कोई कैरिज इनवर्ड है ऐड कर दो, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है ऐड कर दो, उसको कहते हैं नेट परचेज कॉस्ट। रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, वो इसमें से क्या कर दी, वो वर्किंग में करो, इधर खिचड़ी नहीं पकानी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गई बाहर कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ माइनस करके जी, ये सेल और ये सारा कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग है, ये बाहर आ गई, ये वर्किंग के लिए कॉलम बनाया हुआ है। कुछ बच्चे नहीं यहाँ बनाते, अलहदा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये मेन कॉलम है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि इधर खिचड़ी पकानी है या ये अलहदा वर्किंग में रखना है। मैं आसान हो तो इधर ही लिख लेता हूँ। अच्छा जी, जीपी के बाद क्या करोगे बताओ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अच्छा उसमें क्या आता है? सेलिंग और एडमिन, अच्छा और नहीं, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक हेड होता है, सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए ये एक हेड है पूरा। सेलिंग एडमिन इकट्ठा दे दे वो भी होता है, लेकिन हमारे लिए हेड दो हैं। सेलिंग मैंने पहले दिन बताया था, सेलिंग मार्केटिंग एंड, और अगला कौन सा है? एडमिन। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसी को बोलते हैं PBIT, PBIT कहते हैं इसको। इससे आगे क्या होता है? जो होता है छोड़ो दफा करो, हमारे स्कोप में नहीं है। हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट की इनकम स्टेटमेंट इधर तक ही होती है, इससे नीचे जो इंटरेस्ट टैक्स और पता नहीं क्या क्या होता है वो हो तो लिख देना, वो आपको तो बल्कि ज़्यादा आती है, मुझे यहाँ तक ही चाहिए होती है बस। जी बेटा कोई सवाल है? वो ठीक है, वो लिखें जो भी, मैंने कहा इससे नीचे वाली सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या इससे ऊपर कहीं लिखनी है उधर इनकम ये वो, हमारे स्कोप में वो नहीं है। हमारे स्कोप में मोटी मोटी 3-4 चीज़ें, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी आ जाएगा, जीपी में से क्या लेस किया? ऑपरेटिंग। अब मसला क्या आएगा, जब आप सवाल करोगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, तो यहां परचेज कॉस्ट की जगह आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या आ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने बेसिक्स में बताया था फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस होते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी होती है? ये इदारा चीज खरीद के बेचता है,
तभी ख़रीदने की कॉस्ट ली। और जो मैन्युफैक्चरिंग इदारा होता है वो चीज़ बना के बेचता है, तो यहाँ आप उसमें परचेज कॉस्ट लिख देंगे तो आपने गलत किया है। आपको यहाँ पे करंट प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट लिखना है। अगर कोई बच्चा फैक्ट्री कॉस्ट लिख देता है तब भी ठीक है, अगर कोई बच्चा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख देता है, वो एक ही चीज़ के कई नाम है। ज़्यादातर जो फेमस नाम है वो क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है ये एब्जॉर्प्शन की है। कौन सी है? मैंने सिर्फ एक चीज़ चेंज की, क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट लानी है। अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी वो फिर आपको प्रॉपर एक स्टेटमेंट सी बनाएंगे। बहुत सिंपल तो हम पढ़ चुके हुए हैं, बहुत सिंपल आपने पढ़ लिया कि डायरेक्ट मटेरियल ले लेते होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पलंदा ज़्यादा हो सकता है, कभी ना हो तो वही तीन चीज़ें, ज़्यादा सवालों में वही तीन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, लेकिन कभी कभार ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए इसके लिए एक पूरी स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट रट्टा लगा लेंगे समझ के, लेकिन वो सारी चीज़ें हर सवाल में आनी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? अब आपको मैं बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ। होना तो ये चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट बच्चों को गलत हो, ज़्यादातर बच्चों की ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक गलत होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट, हालांकि ये नई चीज़ पढ़ रहे हो, ये पहले भी पढ़ी हुई है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना फाइफो मेथड से, एवको मेथड से, एवको या वेटेड एवरेज, ये पहले पढ़ी हुई है इंट्रो में, ये जहाँ पे भी पढ़ी, ये पढ़ा हुआ है, पढ़ के आया है, और लेकिन स्टिल अभी भी मेजोरिटी का गलत होता है। हालांकि होना ये गलत चाहिए, ये उन्हें समझ आ जाता है, ये कर लेते हैं। स्टॉक में गलत होते हैं मेजोरिटी का। आई कैप सबसे पहले चेक ये करता है बच्चे ने स्टॉक सही निकाला है। अगर आपका स्टॉक गलत है तो आप समझ जाएं उसके वो पूरा भी काट सकता है आपका, वैसे काटते नहीं वो पूरे, मेजर नंबर इसके ही होते हैं स्टॉक के और इसके प्रोडक्शन कॉस्ट के। ये फिर भी ज़्यादा बच्चों की सही निकल आती है, ये गलत होती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही? जी, कोई सवाल पूछना हो तो मैंने अभी आपको नीट लिखवाना है, बस आपको एक आइडिया दे रहा था। ये कौन सी इनकम स्टेटमेंट होगी, इसके मद्दे मुकाबिल कौन सी होगी? मार्जिनल की। तो मार्जिनल की स्टेटमेंट जो है वो कैसे ड्राफ्ट होगी? अब पहली बात है, बच्चे कहते हैं सर जी इनकी थोड़ा कोई कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस तो बता दें, है क्या इनमें फ़र्क क्या है, एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में क्या फ़र्क क्या है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये बता दे। फिर चले हम रट्टा तो लगा ही लेंगे स्टेटमेंट को। तो बेटा असल में दुनिया में दो तरह के कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो IFRS या IS2 जो है वो कहते हैं, जो IS2 ने या आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कहा वो मान लेते हैं। वो कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे खर्चे लेने चाहिए, चाहे वो वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं, चाहे वो कौन से खर्चे हैं। यानी पहली तरह के कॉस्ट अकाउंटेंट जो हैं वो FR वालों से इम्प्रेस्ड हैं, FR1 या FR2, वो जो स्टैंडर्ड से इम्प्रेस्ड हैं। वो कहते हैं जैसे स्टैंडर्ड कहते हैं ना वैसे हमें भी करना चाहिए। वो कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सारी होती है फैक्ट्री की। किसकी होती है? और फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी नॉर्मली वेरिएबल होती है। अब ये मैं बेसिक वाले चैप्टर में जा रहा हूँ और यहाँ आके कई बच्चों को अगर बेसिक भूल गई हुई है ना तो वो थोड़े तंग होंगे, लेकिन मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि मैं बेसिक से उठा रहा हूँ बात। बेसिक के चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। फिर हमने फिक्स वेरिएबल भी जब पढ़ा था तो हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, ऑलवेज वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल, और एफओएच जो है एफओएच में वो सेमी वेरिएबल है, उसमें वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। इस चैप्टर से आगे आइंदा, इस चैप्टर से आगे आइंदा मैं पहले मटेरियल लेबर एफओएच लिखता था ना, अब मैं इसको एफओएच को भी 200 में तोड़ के लिखा करूंगा। इस चैप्टर के बाद आइंदा सारी कॉस्ट में एफओएच के दो टुकड़े, नो डाउट बेसिक वाले में भी एक सवाल में हमने किया था, एफओएच के दो टुकड़े लिखे थे। पता नहीं कोई टेबल चेयर वाला सवाल था, पेंट था उसमें, बेसिक के नोट्स में था, जिसमें कोई 1.5 घंटा लग रहा था या 15 घंटे लग रहे थे, पेंट डिपार्टमेंट के और कटिंग के, पता नहीं असेंबली के, इस तरह कुछ था सवाल एक बेसिक्स में। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल एफओएच और
ये भी वेरिएबल होती है, ये भी वेरिएबल होती है, ये भी वेरिएबल है। ये क्या है? जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले है, जिसको फुल कॉस्टिंग कहते हैं, जो उसके सपोर्टर है वो ये कहते हैं कि IFRS या IS की जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हीं को देखते हुए हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में फैक्ट्री की सारी कॉस्ट ले लेनी चाहिए, वेरिएबल भी और मार्जिनल वालों को एतराज़ है, वो कहते हैं आप कम बनाएं, ज़्यादा बनाएं, आपको फिक्स्ड एफओएच तो हर दफ़ा एक कांस्टेंट अमाउंट देनी पड़ेगी। तो फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल वाली प्रोडक्शन कॉस्ट आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट बना के बेचोगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम प्रोडक्ट बना के बेचोगे तो ये खर्चा क्या होगा? कम होगा। तो वो कहते हैं आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच लेने चाहिए। फिक्स कहाँ गए? वो कहते हैं फिक्स्ड एफओएच को इग्नोर नहीं करना, इधर ले आए इसके साथ। किसके साथ ले आए? जहां सेलिंग एड में लिख रहे हो ना, उधर से उठा के इधर नीचे ले आओ। खर्चा लेना है, माइनस करना है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं लेना। क्यों? वो कहते हैं भाई ये आप जो OAR निकाल रहे होते हैं, फिर अंडर एब्जॉर्ब निकालते हैं, ओवर एब्जॉर्ब निकालते हैं, ये आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को मुश्किल बना रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको IFRS का छापा लगाने की या IS की? आप अपने तरीके से करें। और कॉस्ट अकाउंटिंग निकली इकोनॉमिक्स से है, और इकोनॉमिक्स कहती है कि हर कॉस्ट वॉल्यूम के साथ चेंज, जो वॉल्यूम के साथ चेंज होती हैं वो अलहदा कर लो, जो वॉल्यूम के बगैर वॉल्यूम के साथ चेंज ना वो समझ आइए IFRS की रिक्वायरमेंट। लेकिन अब दुनिया में दोनों तरह के अकाउंटेंट है। वो कहते हैं भाई जब आप बाय करी हर जगह स्टैंडर्ड 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 स्टैंडर्ड, तो आप इधर आ में इकोनॉमिक्स की बातें याद शुरू कर दें, तो आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक, जैसे स्टैंडर्ड कहता है वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वैसे ही चला ले। क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये कौन सा कहीं पे पब्लिश होनी है अकाउंटिंग? ये तो आपकी अपने लिए है। तो बहस है, डिबेट है। आज तक इस डिबेट का कोई अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे थोड़े से मुतमईन होकर बैठ गए हैं। क्या मुतमईन हुए हैं? इत्मीनान दोनों को ये हो गया कि साड़ी भी गल सही है तो ताड़ी भी सही है। इत्मीनान ये हुआ है, एब्जॉर्प्शन वालों ने कहा हम मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करेंगे अगर डिसीजन मेकिंग करनी होगी, जब भी फैसला साजी करेंगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करेंगे। लेकिन जब फैसले नहीं करने, आम प्रॉफिट्स निकालने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना है, डिपार्टमेंट का निकालना है, फलां प्रॉफिट निकालना है, हमें डिसीजन नहीं करना, फैसला साजी नहीं करनी, तो हम किससे करेंगे? क्योंकि हम ट्यून अप हुए हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक करने के। लेकिन जब भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी तो हम आपकी वाली मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज कर लेंगे, क्योंकि डिसीजन की वजह से फिक्स कॉस्ट कई दफा बढ़ती है और कई दफा नहीं बढ़ती, कई दफा कम हो जाती है। इसीलिए ये बात याद रखें कि मार्जिनल कॉस्टिंग के जो सपोर्टर हैं उनकी बात को भी माना गया है, और दुनिया में सारी जगह पे मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है। कहाँ पे? और हमारे सब्जेक्ट में मसला ये है कि हमारे सिलेबस में 40 से 50 नंबर या 30 से 40 नंबर का जो पेपर है ना, वो आना ही किसमें से है? हमारे पेपर का मसला ये है कि ज़्यादा डोमिनेंट डिसीजन मेकिंग के। जब डिसीजन मेकिंग आएगी तो आपको ये आनी चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ा रहा कोई टॉपिक में आपको, तो वो एब्जॉर्प्शन ही चल रही है। ठीक है, बात समझ आ गई है? क्या बता रहा हूँ भाईजान, आपने बताना है कहाँ इस्तेमाल करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग? डिसीजन मेकिंग। जब भी फैसला साजी करनी है, फैसला साजी नहीं करनी, साइलेंट है, बाय डिफॉल्ट एब्जॉर्प्शन ही चलती है हमारी पूरे कॉस्ट में, एब्जॉर्प्शन ही। लेकिन जब फैसला साजी करनी होगी तो हम किस पे मूव कर जाएंगे? मार्जिनल वालों का आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट क्या है मार्जिनल वालों का? अब मार्जिनल वाले किस चीज पे वो करते हैं क्रिटिसिज्म? किस पे क्रिटिसिज्म करते हैं? बताया हूं मैं, लेकिन फिर बता देता हूं। वो कहते हैं ये फिक्स्ड एफओएच को फैक्ट्री की है चाहिए, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट कोई OAR ना निकाले। इसमें OAR होता ही नहीं, OAR होता ही नहीं, कोई अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी नहीं होता। समझ आ रही है? वो कहते हैं इस फिक्स को उठा के प्रोडक्शन कॉस्ट से बाहर निकाल दे। जब प्रोडक्शन कॉस्ट से निकला तो कॉस्ट ऑफ सेल के पूरे सेक्शन से बाहर चली जाएगी फिक्स्ड एफओएच। कहां चली जाएगी फिर?
ये जो नीचे सेक्शन नहीं होता ऑपरेटिंग वाला, जहां सेलिंग एडमिन लिखोगे उसके साथ लिखोगे फिक्स्ड एफओएच को भी। ये मार्जिनल वालों का क्लेम है, कैसे करें। एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं नहीं नहीं, हमने फैक्ट्री की सारी कॉस्ट इसमें लिखनी है और अदर देन नॉन फैक्ट्री कॉस्ट सारी इधर लिखनी है, खिचड़ी नहीं पकानी। हमने वेरिएबल फिक्स से नहीं प्रेजेंटेशन देनी, हमने प्रेजेंटेशन देनी है खर्चा हो किधर रहा है। जो खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है वो कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगा, जो फैक्ट्री से बाहर हो रहा है वो किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मार्जिनल वाले कहते हैं नहीं, प्रेजेंटेशन वेरिएबल फिक्स के तहत करो, सेल में से पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करो, बाद में कौन सी लेस करो, फिक्स कॉस्ट लेस करो। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। और पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा, नहीं पता लग रहा जी, समझ आ गई है। कुछ नहीं बताया, ज़बानी कलामी बताया, और कई लोग सो रहे हैं, तो जो सो रहे हैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जाग जाए। हाँ जी, लिखे जी इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट लिखे, नए पेज से शुरू करना है। नए पेज से शुरू करना है। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट लिखे जल्दी से। तो सबसे पहले पेज के सेंटर में लिखें कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड। हाँ, पेज के सेंटर में टॉप पे कंपनी का नाम लिखते हैं, एबीसी लिमिटेड XYZ, भावें अपना ही नाम लिख लो, लिमिटेड ला के नाल। तो कंपनी का क्या नाम है, एबीसी लिमिटेड। दूसरी लाइन में लिखे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन। दूसरी लाइन में हेडिंग क्या देनी, ये हेडिंग्स दे रहे हैं। पहली लाइन में कंपनी का नाम लिखो एबीसी लिमिटेड, दूसरी लाइन में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन। और तीसरी लाइन में आपको पता है वो टाइम लिखना होता है, फॉर द ईयर एंडेड, या मंथ एंडेड भी हो सकता है, फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ऐसे ही चलो अपनी तरफ से जो मर्जी लिखो, एज ऑन नहीं लिख देना, एज ऑन बैलेंस शीट के साथ होता है, ये फॉर द ईयर होती है, पूरे साल को कवर करती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो कॉलम इसी तरह बनाने हैं, और ये स्पेस इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ ये कॉलम इतने मोटे ना हो, रकम में लिखनी है। तो ये फॉर्मेट बनने लगा है, ये साइड चौड़ी होगी, ये सिर्फ पेज के बॉर्डर पे 2 लाइनें लगा लो बस, पतली पतली सी, इतनी मोटी नहीं, ये स्पेस ज्यादा ना हो, ये स्पेस ज्यादा ना हो, ये स्पेस ज्यादा हो। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। अभी फिलहाल लंबी चौड़ी नहीं लगानी, ज्यादा लंबी चौड़ी ना लगा देना, बस ये एरिया विड्थ इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ये बता रहा हूं। तो कई बच्चे इसको सुंगेड़ देते हैं, मेरी तरह माड़ा कर देते हैं, इधर इतनी बड़ी, मैं कहते क्रिकेट खेलनी है, की करना है। तो ये आपने जरा ख्याल रखना है, लगे प्रोफेशनल। ये लाइन बॉर्डर का पेज कवर कर, जरूरत नहीं है लगाने की। ऐसे ना हो कि पता लगे कि बच्चा पहली दफा इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, पता लगना चाहिए कि आपने पहले भी बनाई हुई है। अच्छा जी, आज सबसे पहले लिखें सेल्स रेवेन्यू। सबसे पहले क्या लिखनी है, सेल्स रेवेन्यू। सबसे पहले सेल रेवेन्यू। लड़कियों ऐसा ना करो, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा, लिखे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। ये सबको पता है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है 2024 का, ये 2023 का क्या होगा, ये वहां से आया होना है। ये ब्रॉड फॉरवर्ड या जो जिसको बीडी कहते हैं वो है। कई दफ़ा सवाल में वो पिछले साल का डाटा दे देता है, बच्चे ये पूछ सर ये क्यों दिया हुआ है। फिर मैं कहता हूँ यार वो पिछले साल का डाटा आपको इसलिए दे रहा है कि आप पिछले साल का पहले एंडिंग स्टॉक निकाल लो, या
इस साल का 24 का ओपनिंग, याद रखना 2024 का ओपनिंग अपना नहीं है, वो पीछे से ट्रांसफर होकर आता है ब्रॉड डाउन, ये 2023 से शिफ्ट होकर आएगा। पता है सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पता ही ना हो कि ओपनिंग स्टॉक इधर से आता है कोई ऐसा जवान? सबको पता है। यहां भी अब पता चलेगा कितनी अच्छी अकाउंटिंग पढ़ के आया है। आल्दो सारे उस्ताद रिस्पेक्टेबल है, तुसी गोंगलू होने उस्ताद ते ना पा देना कि सर ने नहीं पढ़ाया था। मैं नहीं मानना, मैं मानता ही नहीं। हाँ तुसी गोंगलू हो सकते, उस्ताद नहीं। आजे जनाब इसके अंदर ऐड करें, लिखे करंट प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द पीरियड। तो प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द पीरियड ये वर्किंग करके आएगी और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दें। अच्छा जी, तो ये प्लस माइनस करके ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, अंदर ही लिखनी है अभी। ये क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल, अब इसको बाहर क्यों नहीं लेके गए वो बताता हूं आपको। ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। इससे नीचे जाने से पहले, इससे नीचे जाने से पहले मुझे ये बताए, ये क्लोजिंग स्टॉक, ओहो ये तो मैंने 2 दफ़ा वही लिख दिया, सॉरी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भी जवान, आपने बताना है बेटा ये रकम कैसे निकलेगी, ये रकम कैसे निकलेगी। ये नहीं दी हुई मिसाल के तौर पे तुम्हें, और तुम्हें निकालनी पड़ रही है, तो कैसे निकालोगे? तुम्हें यूनिट्स बताए होंगे बस। ये रकम कैसे निकालोगे बताओ? पता है तो बता दो, नहीं पता तो टेंशन ना ले, इतनी सोच ले, जो बात समझ आती है। बोलना नहीं जी, बोलना नहीं। जिसको आता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, याद होगा। पता सबको है लेकिन वो अभी याद नहीं आएगा एकदम, क्योंकि अचानक पूछ लूंगा। हाँ जी, आपके साथ वाले जी जनाब सर जी बताएं, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगी? अच्छा, ओपनिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस करेंगे। चले कोई नहीं, कुछ नहीं होता यार, परेशान नहीं होना। हाँ जी, इधर से किसी को आती हो कोई जवान, गैस कर लो, कुछ नहीं होता, गलत होगा कोई मसला नहीं, मैंने कौन सा डांट रहा हूँ जी। ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर रहे आप, ट्रेडिंग वाले रटा सुना रहे हो मुझे, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे ले आया हूँ। उसी कॉन्सेप्ट को इधर फिट करना है, ये काम थोड़ा टेक्निकल है। मैंने नहीं कराया हुआ, मैंने नहीं कराया हुआ, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं डांटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कराया नहीं, आप में से आता नहीं होगा। आपने अपने उस नॉलेज को थोड़ा सा तब्दील करके लगाना है, अकल का इस्तेमाल है और हाई लेवल पे है। कई लोगों को पता होगा शायद, लेकिन जी हाँ जी। हाँ भाई, अगली रो में किसी को बताओ। हाँ गुड शाप। वो कहते हैं पहले बताएं, फाइफो में पूछ रहे हैं कि एवको में पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये आपको मुझे करना चाहिए था, सर जी फाइफो में पूछ रहे हैं कि एवको में पूछ रहे हैं, ये बताएं तब बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताना। आपका सवाल नामुकम्मल है। तो उन्होंने पहले मुझसे सवाल काउंटर क्वेश्चन पूछा है, सर फाइफो में या एवको में, लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं मैं नहीं बता रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइफो ही चलता है। हाँ बिल्कुल फाइफो में, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, फाइफो में। अब आप फाइफो में बता सकते हो। बताओ इसमें अब कैसे करेंगे, ये सारा तुम्हारे पास है, डाटा है यहाँ, ये रकम भी तुम्हारे पास है, ये भी तुम्हारे पास है, ये भी है, ये रकम नहीं है तुम्हारे पास।
क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या लेते हैं ये बताना है बेटा। हाँ जी, यही अब सवाल है। और ट्रेडिंग बिजनेस का नहीं बताना। मैं ट्रेडिंग बिजनेस नहीं करवा रहा, मैं मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूं, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप अगर ट्रेडिंग वाली बातें बताएंगे तो काम खराब है। हाँ जी, अगली रो में कोई जवान हो, चौथी रो में कोई जवान, चौथी रो में। हाँ जी, आप हैं चौथी रो। नहीं, आपसे पिछले ये जो है, जिन्होंने पहले जिनसे पूछा था। हाँ जी, किसी को पता है? पता है दस दो। नहीं यार, टाइम ज़्यादा करो, टाइम होने रहा है। पता है तो ठीक है, नहीं पता? हाँ मुझे पता है, तुम्हें पता है, ठहर जाओ। नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो डाटा दिया होगा ना, लेकिन वो डाटा भी आपने ही बताना है क्या चाहिए। टी अकाउंट से निकालेंगे आप? अच्छा ठीक है, तो टी अकाउंट के लिए क्या डाटा ढूंढेंगे? नहीं, गलत है। जो परचेज की तरफ जा रहा है सब गलत है। आप ट्रेडिंग बिजनेस में घुस रहे हैं। मैंने तो परचेज उड़ा के उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? जिस जिसके दिमाग में परचेज आ रही है सब ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं अभी दिमागी तौर पे, वैसे क्लास में है लेकिन माइंड उनका ट्रेडिंग बिजनेस में फंसा हुआ है। ओह, बोला नहीं लड़कियों, जब पूछे तो बताना। हाँ जी, जी आप बताना चाहते हैं? आप बताओ बेटा। गुड सोल्ड की कॉस्ट तो है ही नहीं। फाइफो से बताओ आगे। आधा बता दिया, आधा बाकी और भी बताओ। फाइफो से ही बताना है, ऐप को छोड़ो, फाइफो बताओ बस मुझे। रकमें लिखने लगा हूं मैं, शायद आप रकमों से समझ जाएं। ऐसी मिसाल के तौर पर ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है 30,000 रुपये और इसके यूनिट्स कितने थे? 10,000 यूनिट्स। अच्छा जी, प्रोडक्शन आपने किया है 40,000 यूनिट्स की और क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं 5,000 यूनिट्स। अब शायद बेहतर तरीके से आप मुझे जवाब दे पाएँ। अब बोलना नहीं, जिसको शायद मुझे समझ आ गई कि आपको वो नहीं बताया जा रहा, फिगर्स के बगैर शायद आप ना बता पाएँ, तभी मैंने 7 फिगर्स लिख दिए। अब तो बता देना। बोला नहीं, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। सेल रेवेन्यू नहीं दिया मैंने ये डाटा दिया है। लेना है सेल रेवेन्यू ले लो। ये 40 था, सॉरी 40 45,000 यूनिट बिक रहे हैं और खाना कैलकुलेटर में क्या रखा? निकल आई है तो बस चुप करके बैठे रहो। पूछता है तुमसे, हेलो मुझे ये चाहिए भाई। अब आप बताने लगे 45,000 यूनिट सोल्ड। 1000 45,000। और 22,50 10,000 यूनिट्स 30,000 40,000 यूनिट 1,60,000 5,000 यूनिट, इसके सामने वाली रकम मिसिंग है। बस ये है। बोला नहीं जी, बोला नहीं। शाबाश, जो आता है करो। जिसको आता है हाथ खड़ा करो कि मैं बताता हूं सर। कैलकुलेटर पे जवाब लिख के दिखा मुझे, बस बोलना नहीं। ठीक है, बस गुड हो गया। अय्याशी करो। कौन सा मेथड है ये? फाइफो। एपको से भी करके दिखा, एपको से भी कर। हाँ जी, कर लिया। बताओ क्या जवाब है फाइफो से? 20,000 रुपये।
FIFO से जवाब आना है 20,000 रुपए। FIFO से जवाब आना है 20,000 रुपए। FIFO से क्या जवाब आना है? जिसका 20 नहीं आ रहा वो गलत है, FIFO के हिसाब से गलत है। 20,000 रुपए जवाब आता है FIFO से। मैंने आप भी चेक करना, मेरा ख्याल है आया ये। अच्छा ये मैं पढ़ा नहीं रहा और भाई मैं आपके कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, कोई मसला नहीं, गलत भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आप दसना है, मैं अभी बताने लगा हूँ, तो टेंशन ना वो। क्योंकि आप पहली दफ़ा तो मैन्युफैक्चरिंग के डाटे से डील करने लगे हैं, पहले आप किसके डाटे से डील करते रहे? ये मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, लेकिन सेंस वही चलनी है। उन्नीस ही है, छा गए हो। एफको से 19 है। हाँ जी सुन लें जी, से 20 आ गया FIFO से, एफको से 19 आना है। वैसे एफको आता नहीं हमें, हमें आना ही FIFO है, हमारी कॉस्ट में FIFO ही चलता है, कुछ ना कहे तो FIFO। ठीक है, और कर लिया तुम लोगों ने? तो उस्ताद ने शिकायत ला देनी मैं कि बच्चे पढ़ते नहीं नहीं हुआ था ना पहले। अच्छा डेटे से हो जाएगा वो, बाई चांस आपको शायद मेरा सवाल ही समझ ना आ रहा हो कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, डेटा क्या दिया होगा, हो सकता है मेरा सवाल ही एम्बिगुअस हो। अब मेरा सवाल में ज़रा रकमें आ गई, अब आप ऐसे निकाल लेंगे कई लोग, वो अलग बात है, ये कैसे आया 61, वो अभी बहस में नहीं हम पढ़ रहे। अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये सबका तकरीबन गलत होती है पेपर में, जल्दबाजी में। किसमें? जल्दबाजी में जी। इधर से खवातीन में से किसी से नहीं निकला, इस बच्चियों में से कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेने। इधर से 19 और 20 दोनों हो गए, दोनों नहीं हुआ, कोई नहीं। हाँ भाई इधर से बेटियां हो गया। अच्छा देखिए होता क्या है, FIFO मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फर्स्ट इन का मतलब होता है जो चीज़ें फैक्ट्री से बन के मुकम्मल यूनिट स्टोर में पहले आएंगे वो पहले बिक जाएंगे। ये सारा डाटा प्रोडक्ट्स का है, किसका है? ये स्टोर रूम है, मेथड है FIFO। जो यूनिट पहले बन के आएंगे वो पहले बिक जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और अकाउंटिंग भी ऐसे ही होगी इसी तरतीब से। तो हमारे पास पिछली दफा के 10,000 यूनिट बचे पड़े हैं। पड़े कहाँ होंगे? स्टॉक था, तो स्टॉक कहाँ पड़ा होता है? स्टोर में। हमारे पास स्टोर में, थोड़ा स्टोर बड़ा कर लीजिए, हमारे पास स्टोर में ओपनिंग स्टॉक में 10,000 यूनिट पड़े हुए थे और टोटल कॉस्ट कितनी थी? एक यूनिट 3 रुपए का था। ये आपको खुद निकालना पड़ना था, इसको इस पे डिवाइड करके। एक यूनिट 3 रुपए के रेट वाला पड़ा हुआ था। ये रेट आपको इंट्रो में दिए होते थे, यहां ये रेट छुपा आ जाएगा। ये थोड़ा पेपर एडवांस हुआ है तो कुछ तो उसने करनी ना, 2 नंबरी कॉस्ट अकाउंटिंग है भी 2 नंबरियां थोड़ी ज्यादा। तो 10,000 यूनिट ओपनिंग में जो पड़े हुए हैं, 30,000 की कॉस्ट पे टोटल, तो बेटा एक यूनिट कितने का पड़ा हुआ था? 3 रुपए का। ये इस दफा नहीं बने, ये पिछली दफा बने थे लेकिन बिक नहीं पाए थे पिछले साल। इस दफा नए यूनिट बन के स्टोर में कितने आए? ये नए कहां से आए हैं? ये स्टोर है और ये प्रोडक्शन वालों ने नए यूनिट ताजे फ्रेश 40,000 यूनिट स्टोर में और भेज दिए। FIFO मेथड का असूल होता है जो नए यूनिट आएंगे वो उसके नीचे लिखे जाएंगे, चाहे खरीदो चाहे बनाओ, 10 से ऊपर नहीं लिखने, नीचे लिखने। 40,000 यूनिट स्टोर में और आ गए जिनकी टोटल कॉस्ट 1,60,000 रुपए थी। कितनी थी? और ये कितना बनता रेट? 4। इसका मतलब है हमारे स्टोर में
10,000 यूनिट 3 के रेट वाले पड़े हुए थे और 40,000 यूनिट्स 4 के रेट पे। ये पुराने पड़े थे, ये प्रोड्यूस होके पड़े हुए थे। अब खरीद के नहीं आने, खरीद के बोलेंगे तो आप ट्रेडिंग में घुस गए हैं। ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का बन के आए हैं स्टोर में। मेरी बात समझ आ रही है? डायग्राम समझ आ रही है सबको? स्टोर में टोटल कितने यूनिट हो गए? 10 ये थे और 40 ये, टोटल 50,000 यूनिट। लेकिन इकट्ठे करने नहीं है, वजह इकट्ठे कर दिए तो वो तो ऐप को बन जाएगा। मैं करा रहा हूं फाइफो। फाइफो कहता है पुराने यूनिट को अलहदा रखना है, नए वालों को अलहदा। और भी आ जाए ना कोई इस दफा, मिसाल 10 और आगे, वो इसके नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। बात समझ आ रही है? पता लग गया उम्मीद है आपको। आगे वो कहता है अब इसमें से बिके कितने? 45। तो फाइफो मेथड कहता है जो पहले आए थे या पहले थे वो पहले बिकेंगे। 45 बेचने हैं। कितने? ये तो 45 की यहाँ पे सेल प्राइस होगी, ये नहीं, हम तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये ना हो ये वाली रकम ले लें, ये सेल प्राइस होगी। इस रकम ने नहीं कहीं स्टोर में इस्तेमाल होना होता। स्टोर हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट चलता है। स्टोर हमेशा, तो ये जो स्टोर में सब कुछ पड़ा है ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। वो अलग बात है जब साल खत्म होगा फिर कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन होगा। लेकिन उसके अलावा जब तक साल एंड नहीं हो रहा स्टोर में कोई चीज एनआरवी पे नहीं है, सब कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ा है। वो साल के एंड पे होता है, एक वन टाइम टेस्ट है जो साल एंड या पीरियड एंड पे लगता है। कॉस्ट एनआरवी हर रोज नहीं लग रहा होता। ये ना हो आप कह दें कि स्टोर में एनआरवी भी तो होती है, बेटा वो पीरियड एंड पे एक दफा लगती है। सारा साल जो पड़ा होता है स्टोर में डाटा वो कॉस्ट टू कॉस्ट होता है। ये मेरा नारा याद कर ले, स्टोर कॉस्ट टू कॉस्ट होता है। कॉस्ट पे सारा डाटा पड़ा होता है स्टोर में। अब इसमें से 45 बिकने हैं, तो वो बिकने कैसे हैं? पहले कौन से बिकेंगे? 10,000 यूनिट इसमें से बिक जाएंगे। 3 के रेट वाले बिक गए, फर्स्ट इन हुए थे तो आउट भी फर्स्ट पहले वही हो गए, बिक गए। टोटल 45 बेचने हमने, तो 10 ये वाले बिकेंगे, यानी ये कॉस्ट स्टोर से आउट हो गई। इनमें से 10 ये वाले बिक गए, टोटल 45 बेचने, तो इसमें से 35,000 यूनिट बेच दिए। ये 3 के रेट वाले बेचे ये, तो इसका मतलब है अगर स्टोर में 35 बिक गए तो स्टोर में बाकी बचे हुए हैं 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट जो बचे पड़े हैं वो नए वालों में से बचे होंगे, क्योंकि पुराने वाले तो पहले बिकते हैं। फाइफो कहता है जो पहले आए वो पहले बिक गए, तो बेटा फाइफो में फिर जो बचे हुए यूनिट होते हैं वो हमेशा रीसेंट वाले होते हैं, जो लेटेस्ट आए हैं वो बचे होते हैं। तो वो देख लो, डायग्राम समझाने के लिए बनाई है, बाकी जबानी कलामी भी बता सकता था कि ये बिक गए, इनमें से 35 बिक गए, बाकी 5 रह गए। वो 5 किस रेट वाले पड़े हुए थे? 5। तो करो इधर, इधर क्या करेंगे? 5,000 यूनिट्स इनटू 4 रुपीज पर यूनिट, तो क्या आता है? ये फाइफो से मैंने किया है, कुछ ना कि फाइफो ही चलता है। हाँ भाई दसो भाई, कोई सवाल है? स्टोर में एनआरवी पीरियड एंड पे लगाते हैं बैलेंस शीट में ले जाने के लिए। याद रखिएगा, स्टोर का मतलब स्टोर लेजर कार्ड भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही बनता है। कभी बनाया स्टोर लेजर कार्ड? नहीं, वो फाइफो लाइफो कार्ड नहीं बनाया कभी? उन्होंने कही था यार, चलो नाम है कुछ और रखा होगा। मेरा नाम, मुझे स्टोर लेजर कार्ड कहते हैं ना यहाँ पे, आप उसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, वो कार्ड फाइफो का कार्ड जिसमें डेट का कॉलम होता है, रिसीट कॉलम, इशू का कॉलम, वो क्या कहते हैं उसको? फाइफो कार्ड। हम उसको स्टोर लेजर कार्ड कहते हैं हमारे सब्जेक्ट में। बाकी उसको आप इन्वेंट्री कार्ड कह दो, जिसमें कॉलम होते हैं डेट वाला, रिसीट वाला, इशू वाला, बैलेंस वाला। यार वो पड़ा हुआ है, ऐसे ना करो। नाम कुछ और हो सकता है लेकिन वो कार्ड सारा कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, उसमें कभी एनआरवी नहीं आती। जब वो कार्ड मुकम्मल हो जाता है, बैलेंस शीट में लिखने लगते हो, तब आप ये टेस्टर लगाते हो कि बैलेंस शीट में कॉस्ट पे फेंके या एनआरवी में से, कॉस्ट और एनआरवी में से विच एवर इज। हाँ, कभी भी कार्ड के अंदर एनआरवी या सेल प्राइसेस नहीं आनी, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चलता है। इनकम स्टेटमेंट मैं बताता हूं, वो जब आपने टेस्टर लगाया ना, फिर डिपेंड करता है कॉस्ट कम है एनआरवी, वो फिर लॉस का इफेक्ट आएगा। इधर से तो कॉस्ट ही आउट होनी है। नहीं बात समझ आई? आ गई है? आपके इंट्रो के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह सीधे पदरे हो जाएंगे।
और यार कुछ नहीं होता है, सब है ये सीखने का प्रोसेस है। आगे जितना जाएंगे पिछला पॉलिश होता जाएगा और नया क्या होता जाएगा, ऐड होगा। यही लर्निंग है और इसी तरह चलना है। बताओ भाई मसला मसाइल हल हुआ है? एफको से कौन करेगा? अब एफको से कर लिए? एफको से बताओ बेटी, एफको से क्या करोगी? जी हाँ जी, ये बता तो आपने सारा सही दिया है, लेकिन ये हजरात कहते हैं हमें आवाज नहीं आई, ये बच्चे। और ये पता लग गया, इसका फॉर्मूला रट लो बाइंदा के लिए। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट अंडर FIFO। एफ को नहीं आता हमें, एफ को वैसे मैं करा देता हूं, आता FIFO। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट इनटू करंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय करंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। करंट या रीसेंट कह दो, पुरानी ना ले लेना 3 रुपए वाली। क्या फॉर्मूला बना ये? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इनटू करंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कैसे आए? ओ सॉरी, ये क्या नाम है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय करंट प्रोडक्शन। मैंने ये जो आपको दिया था ना, ये भी दिया नहीं होता रियल लाइफ में, ये पिछले साल इस पे फॉर्मूला लगाया होगा। 10,000 यूनिट पे पिछले साल लग चुका था वो, तो इसीलिए ये रकम निकल के आ गई, नहीं तो ये रकम भी पिछले साल निकली होगी। ये जो मैंने 30 उठा के छाप दिया ये भी निकली होगी पिछले साल, लेकिन आपसे सारे सालों की नहीं मांगता, आपसे तो 1 साल की मांगनी है उसने। ये रकम आपको मोस्टली दी होगी, ये रकम निकालनी है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब एफको में क्या होगा? सवाल पूछना है? क्या पूछना है सवाल? इससे हटके नहीं अभी जाना प्लीज, इसके अंदर रहना अभी, हटके नहीं अभी, जरा प्लीज अभी ठहर जाओ, क्योंकि फिर मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, एफको में क्या होगा? ये मैं जा रहा हूं कि ये प्रेजेंटेशन इधर ही रहे, तो मैं जरा इसको मिटाने लगा हूं। ये जी मैं इसको मिटाने लगा हूं जरा। ये स्टोर प्रेजेंटेशन दे रहा था FIFO की, अब स्टोर प्रेजेंटेशन किसकी देने लगा है? ये हमारा स्टोर है। एफको मेथड ये कहता है, या वेटेड एवरेज, जो भी आप नाम रखते हैं, हमारा वेटेड एवरेज को हम एफको कहते हैं। एफको मेथड कहता है यूनिट को अलग-अलग रखना ही नहीं, यूनिट में यूनिट मर्ज कर दो और टोटल कॉस्ट में कॉस्ट मर्ज कर दो और हर दफा एक नया रेट निकाल दो। ऑल यूनिट्स एंड देयर कॉस्ट विल बी मर्ज्ड आउट, ऑल यूनिट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट विल बी मर्ज आउट। मर्जर करो, मर्जर मिला दो, सब मिक्स कर दो। पहले वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है, एडी टेंशन कौन लेवे, सब कुछ मिक्स करो। फिजिकली भी मिक्स हो जाए और अकाउंटिंग में भी आपका मिक्सचर ही चलेगा। तो अब इसमें ये जो ये हरकत हमने की थी ना, 10,000 यूनिट 30 के हिसाब से, 30 3 रुपए वाले और ये 40 नए आए थे, ऐसे नहीं करना। आपने स्टोर में कैसे प्रेजेंट करना है? 10,000 यूनिट आपने स्टोर में कैसे प्रेजेंट करना है? यूनिट में यूनिट जमा करो, यूनिट में यूनिट जमा करो, तो आपके स्टोर में 50,000 यूनिट्स नजर आएंगे। ना 10 अलहदा नजर आ रहा होगा, ना 40। FIFO सामने इसीलिए नहीं मिटाया मैंने। मर्जर करना है तो यूनिट में यूनिट जमा करो, टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट जमा करो, टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट जमा करो। 30 और 1 60, 1 90, और इनका एवरेज रेट निकाल लो। अब वो एवरेज रेट कैसे आएगा? एक्स रख के जो भी आप ये निकाल, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है कि इसमें 3 रुपए और 4 रुपए सब कुछ मिक्स होके निकलना है। तो 50,000 यूनिट की ये टोटल कॉस्ट है, जिसके अंदर पुराने नए सब मिक्स हो गए हैं। तो मिक्स करके तमाम यूनिट की जो कॉस्ट रेट आ रहा है, एवरेज कॉस्ट रेट कहते हैं इसे, एवरेज कॉस्ट रेट मेरा ख्याल है 190। ये वैसे कैलकुलेटर पे करते होते हैं, मैं यहाँ लिख के कर रहा हूँ 190। आपने रट्टा लगाया होता है ये कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट, नहीं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट। नीचे यूनिट में यूनिट जमा करने हैं ना, ओपनिंग के यूनिट्स जमा नए यूनिट्स। तो ये मैंने कॉस्ट में कॉस्ट जमा कर दी, यूनिट में यूनिट जमा किए, तो एक नया रेट क्या निकला? 3.8। कितना आ गया?
अब इसमें से बिके कितने, क्योंकि इस 50 में से 35,000 यूनिट, नहीं 35 नहीं, 45,000 यूनिट बिक गए हैं, और वो जब बिकेंगे तो वो 3.8 की कॉस्ट पे जाएंगे बाहर, और जितने बच गए, बल्कि इसमें से 45 चले गए, बाकी कितने बच गए, जो 5,000 यूनिट स्टोर में बच के गए नहीं बाहर, वो किस रेट पे पड़े हुए हैं, 3.8 के। तो फाइफो मेथड के बाद एवको में ये क्या आएगा, 5,000 यूनिट्स इनटू एवरेज रेट, 5,000 यूनिट इनटू एवरेज कॉस्ट का रेट। एवरेज कॉस्ट का रेट कितना था, 3.8। 50 में से 45 बिक गए, बाकी कितने बचे, 5,000 यूनिट जो बचे हैं वो 3.8 के रेट पे ही पड़े हुए हैं। रेट चेंज क्यों नहीं हुआ, जब तक नए यूनिट नहीं ना आते रेट चेंज नहीं होते। नए रेट वाली चीजें आके इसको डिस्टर्ब करेंगी रेट को, अदरवाइज ये रेट विल रिमेन सेम जब तक नई चीजें नहीं आती बन के। ट्रेडिंग बिजनेस में जब खरीद के आती हैं तब रेट चेंज होता है, यहाँ बन के आएंगी तो चेंज होगा। ठीक है, पता लग गया है। तो इसकी प्रेजेंटेशन एवको में ये होगी, 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3.8, फिर ये 20 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा, 19। बस खत्म लेक्चर आज का। बस वजह, टाइम भी पूरा हो गया और हमने सबसे मुश्किल चीज की अभी। जिसकी ये गलत हुई उसकी खैर नहीं फिर।